सी कल की क्लास में हम लोगों ने कंडक्शन और इंडक्शन अंडरस्टैंड किया. नाउ वी प्रॉपर्ली नो कि चार्ज प्रोड्यूस होगा तो रबिंग से होगा, उसके बाद उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर ट्रांसफर करना है, अगर कंडक्टर्स है तो डायरेक्ट कंडक्शन हो जाएगी, और अगर आप अर्थिंग की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इंडक्शन भी यूज कर सकते हैं, राइट. नाउ देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी टेकन केयर व्हाइल स्टडीइंग ऑल दीज थिंग्स. मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपसे डिस्कस करता जाऊंगा. जैसे कोई बताए Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? व्हाट कैन यू टेल अबाउट द नेचर ऑफ चार्जेस? Both charges are सर of the बोथ लाइक चार्जेस है सर दोनों. वेरी गुड. मतलब some people say these are both positive, these are both negative. We can simply say these are like charges. So these are like charges which repel each other. Fine. Similarly, if I say Q1 Q2 less than 0, Q1 Q2 less than 0, लाइक that means चार्जेस है सर. these are unlike charges which So are gonna please, attract each other, please explain how. right? Hope it's clear. Like Sir, please charges. explain. वृंदा क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो. Sir, please explain. हाँ, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है. अब देखो चार्ज का साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. अगर दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है. दैट मीन्स दे आर लाइक चार्जेस. अब लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे. दो चीजों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है यानी नेगेटिव आ रहा है, वो तभी हो सकता है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो. सो अनलाइक चार्जेस है इसलिए अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. एंड इफ आई से Q1 plus Q2 is equal to 0, what does that mean? Unlike charges which are equal. हाँ, they are equal and opposite charges. Simply आप क्या बोल सकते हैं? Equal and opposite charges. Fine बच्चों. ठीक है. अब इसके साथ साथ और क्वेश्चंस आते हैं. Can charge exist without mass? Can charge exist without mass? बताएं. Anyone? No, sir. No, No, it sir. cannot exist. अगर चार्ज एग्जिस्ट करना है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में करेगा, प्रोटॉन्स की फॉर्म में करेगा. सो इन दैट केस उसका कुछ ना कुछ मास होगा. तो आंसर इज नो. अभी बताएं, इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व्ड? No, sir. As during annihilation we saw. Yeah. Number of charge particles may not remain conserved. Why? Because it is quite possible that a gamma ray photon breaks into electron and positron, or electron and positron combine to form gamma ray photons. Another reaction which can be used is neutron can break into proton and electron. ऐसा भी हो सकता है, प्लस उसमें कुछ एनर्जी निकल सकती है. तो देखें, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करेगा तो दो चार्ज पार्टिकल्स मिल गए, बट न्यूट्रॉन वाज नॉट अ चार्ज पार्टिकल. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज इट पॉसिबल to transfer whole charge of an object to the other? No, sir. No, sir. And if it is possible, explain how. So is it possible to transfer whole charge of an object to the other? If yes, how? तो जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, आप लोग सोचने लगे हैं कंडक्शन के बारे में कि एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, जैसे इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो यस, एक से दूसरे के ऊपर चार्ज ट्रांसफर तो होगा, बट वो इनके साइज के रेशो में रह जाएगा, यानी रेडियस के रेशो में रह जाएगा. बिल्कुल सही है. अगर इस तरह से एक्सटर्नली बॉडीज को अटैच करेंगे तो इन दैट केस सारा चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता. बट देयर इज अनदर वे आउट. व्हाट इज दैट वे? देखें, अगर आप एक बड़ा कंडक्टर लेके और उसके अंदर एक छोटा कंडक्टर रख दें और टच करवा दें, ठीक है,
एक छोटे कंडक्टर जिसके पास चार्ज था उसको अगर बड़े कंडक्टर के अंदर रख दिया जाए तो यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। कारण क्या है, सिंपल सुनना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्री सरफेस पे, आउटर सरफेस पे रिजाइड करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिजाइड करते हैं? आउटर सरफेस पे। तो जब एक कंडक्टर को दूसरे के अंदर रख दिया तो वो सिंगल कंडक्टर बन गया। अब इस सिंगल कंडक्टर में जो भी चार्ज होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से कहां पहुंच जाएगा? सरफेस से पहुंच जाएगा। तो इसे समझे ध्यान से। इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर होल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द अदर? नॉट बाय एन एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, but if the charged body is placed inside another conductor and brought in contact, then yes, whole of the charge would go to the outer surface. Hope it's clear to everyone. यस सर। ठीक है सर, Yes, sir. कारण मैंने सिंपल ये बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड ऑन आउटर सरफेस। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर भाग जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से भाग के आएंगे और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। सो यस, दिस इज द वे आउट। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, क्या लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल दैट टू लाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? नो सर। Sir, if one charge is greater, it might pull the smaller charge towards पूरा itself. अच्छे से देखिए सभी ध्यान से। वैसे तो ऑब्वियस है, हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, बट इंडक्शन भी एक चीज है, इंडक्शन को नहीं हम भूल सकते। अगर एक बॉडी के पास बहुत ज्यादा चार्ज है एज कंपेयर टू दी अदर बॉडी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ इंडक्शन कर देगा। समझ रहे हैं? ऐसा होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने, आप देखेंगे राइट वाली बॉडी में नेगेटिव चार्ज कम दिखा है, पॉजिटिव ज्यादा दिखा है, ये मानते हुए कि ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज थी, बट ये चार्ज इसके चार्ज से बहुत ज्यादा था, इसलिए इसने इसके ऊपर इंडक्शन कर दी। इंडक्शन के बाद क्या होता है? नियर एंड ऑपोजिटली चार्ज हो जाता है और फार्दर एंड सिमिलरली चार्ज हो जाता है, जिससे नेट अट्रैक्शन होने लगती है। सो दिस इज इट। yes, it is possible if charge on one body is greater than, much greater कहूंगा rather, much greater than the other body. It's quite possible. ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसमें ना अपनी असाइनमेंट के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज व्हाई आर टायर्स ऑफ एरोप्लेन मेड slightly conducting? Slightly conducting. So why are tires of aeroplane made slightly conducting? आप में से कोई आंसर करना चाहे तो कर सकता है। जब वो लैंड करता है तो नीचे स्पार्क होती है उसके लिए। हाँ एग्जैक्टली, सुने सभी ध्यान से। एरोप्लेन जब लैंड करता है तो लैंड करते हुए जो रनवे है, रनवे के साथ उसको काफी सारा फ्रिक्शन मिलता है। उस फ्रिक्शन की वजह से टायर के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो वहां पे एक्यूमुलेट होकर रह सकते हैं। अगर चार्ज वहां एक्यूमुलेट हो गया और कोई, समझिए कि फ्यूल टैंक उसके पास से जा रहा है या somebody some person comes closer to it, तो स्पार्क आ सकता है which may be hazardous। तो चार्ज उसके ऊपर नहीं बचना चाहिए। तो सिंपल क्या होता है, these tires are made slightly conducting so that whatever charge appears on them due to friction during landing is leaked to earth या is earth। सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि चार्ज ना यार उसके ऊपर अटकना नहीं चाहिए, वो चार्ज वहां से निकल जाना चाहिए। आएगा क्यों? लैंडिंग के टाइम हाई फ्रिक्शन की वजह से वो आएगा। और निकल जाना क्यों चाहिए? अगर वहां रुक गया तो इट में रिजल्ट इन स्पार्क इन एनी सिचुएशन। होप इट्स क्लियर। ठीक है, मैं ना एक दो बच्चों को जिनको ये असाइनमेंट वगैरह सारी कंप्लीट करवा रखी है उनसे इसके नोट्स आप लोगों को शेयर करवा देता हूँ। ठीक है, आशिमा एक लड़की है, वो बड़े अच्छे नोट्स बना रही है, तो उससे बोल देता हूँ शील शेयर। ठीक है बच्चों, ये मेजर चीजें थी। अब एक टॉपिक छोटा सा रह गया, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। Yes, sir. हाँ जी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? चार्ज को आइडेंटिफाई करना और डिटेक्ट करना। देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देखते हैं कैसे काम करता है।
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में आप ऐसे एक अर्थड वेसल लेते हैं। अर्थड इसलिए ताकि इसके ऊपर कोई चार्ज ना बच पाए, इसकी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं बचना चाहिए, ठीक है। देन सी, इसके बीचों बीच एक रॉड होती है, कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। इस कंडक्टिंग रॉड के बॉटम पे होते हैं गोल्ड लीफ, ये गोल्ड लीफ है वैसे। सो ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसकी बॉडी को अर्थ किया गया है, अर्थ कर दिया गया है। इसे नॉब कहते हैं, KNOB, नॉब। ये लीव्स है। फंडा क्या है कि जैसे ही आप एक चार्ज बॉडी को ऐसे करके इसके पास लाएंगे, टच नहीं करवाएंगे हम, जस्ट चार्ज बॉडी को पास लेके आएंगे, तो आप में से कोई बताएगा एज द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉब व्हाट हैपेंस? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? रिलीज The closing. इंडक्शन होगा। आपको क्या समझना है? पहली प्रोसेस क्या होगी? इंडक्शन। एज इट इज ब्रॉट क्लोजर, इंडक्शन टेक्स प्लेस। और इंडक्शन से क्या होगा? ये जो नियर एंड है ये ऑपोजिटली चार्ज हो जाएगा और फार्दर एंड सिमिलरली। तो आपको पता है क्या करना है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का क्वेश्चन करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये छोटी सी बात समझनी है कि जो फार्दर एंड है वो सिमिलरली चार्ज हो जाएगा। तो जैसे उसको लाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिपेल करेगा, सो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। तो जैसे ही आप एक बॉडी को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की नॉब के पास लाते हैं, अगर यहाँ पे रिपल्शन नहीं होती तो ये बॉडी थी अनचार्ज्ड, और अगर रिपल्शन हो गई तो ये बॉडी है चार्ज्ड। ये तो था कि आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉडी चार्ज है या नहीं। बताया आपको समझ आया? यस और नो? यस सर। Can you explain once again? हाँ, देखो प्रोसेस ये है कि एज यू ब्रिंग दिस चार्ज बॉडी क्लोजर इट रिजल्ट्स इन इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से नियर एंड ऑपोजिटली चार्ज हो गया, फार्दर एंड सिमिलरली चार्ज हो गया। क्योंकि यहाँ पे सिमिलर चार्ज आ गया दोनों के ऊपर तो वो रिपेल करने लगते हैं। अब अल्टीमेटली क्या है प्रैक्टिकल यूज? इफ ऑन ब्रिंगिंग अ बॉडी क्लोजर you do not observe any kind of divergence, that means the body had no charge. But if on bringing the body closer you observe some repulsion here, then the body was charged, but we are clueless whether the body was positively charged or negatively charged. तो ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ? वसुधा क्लियर हुआ डियर आपको? Yes, sir. Fine. Now the thing is how to identify whether the charge is positive or negative. So for that purpose आप जो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इसी को चार्ज कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं इसके ऊपर है। तो सपोज लीव्स के पास ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही बॉडी को पास लाए, सपोज यहाँ पे रिपल्शन बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी या नेगेटिवली चार्ज? Positively charged. इफ द बॉडी वाज पॉजिटिवली चार्ज तो वो फिर से इंडक्शन करेगी, इंडक्शन करने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा एंड दैट विल इंक्रीज द रिपल्शन। वेयरएज इफ द बॉडी वर नेगेटिवली चार्ज तो उसकी वजह से इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रिपल्शन कम हो जाएगी। दैट्स सिंपल इट इज। आई होप यू हैव नाउ बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो if you just want to identify whether there is charge or not, हमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप स्पेसिफिकली ये चेक करना चाहते हो whether the charge is positive or negative, in that case dear you need to keep this electroscope charged. जैसा इसके ऊपर चार्ज है, ध्यान से सुनना, जैसा इसके ऊपर चार्ज है अगर वैसे चार्ज वाली बॉडी आई तो रिपल्शन बढ़ जाएगी। And if you bring closer an oppositely charged body then the repulsion is gonna decrease, right? ऐसे में एक आध बच्चे का ये भी क्वेश्चन आया कि सर ये भी तो पॉसिबल है कि सपोज ये पॉजिटिव था और इस बॉडी को आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को क्लोज लेके आए पर वो नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा था, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इसकी वजह से नेगेटिव की इतनी ज्यादा इंडक्शन हो गई कि पहले तो रिपल्शन कम हुई धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए, फिर एकदम से रिपल्शन बढ़ गई क्योंकि दोनों के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट्स क्वाइट पॉसिबल। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, मे रिजल्ट इन डाइवर्जेंस ऑल्सो। बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में कुछ तो डिफरेंशिएट करके रखना पड़ेगा ना। सो अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्शन इंक्रीजेस, अनलाइक चार्ज है तो रिपल्शन डिक्रीजेस। इससे हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है।
होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ठीक है बच्चों, Yes, sir. राइट। तो अब आता है चार्ज का बिहेवियर। ध्यान से सुनना, हमने चार्ज की एक प्रॉपर्टी, आई डोंट नो आपके साथ पूरी तरह डिस्कस हुई है कि नहीं, कि चार्ज ना मोशन के साथ चेंज नहीं होता, उसे इनवेरिएंट कहते हैं। कि जैसे मास जो है, मास को तो आप ऐसे वेरिएशन शो कर सकते हैं, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बढ़ने लगता है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाता है, विद डिक्रीज इन डिनोमिनेटर m ओवरऑल इंक्रीज करने लगता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जहां स्पीड्स कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होती हैं, मास धीरे धीरे बढ़ता है, बट चार्ज कैन नॉट चेंज विद स्पीड। अच्छे से याद होना चाहिए, चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं करता, इट इज इनवेरिएंट विद द स्पीड। होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट Yes, इंपॉर्टेंट sir. चीज, हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर चार्ज रेस्ट पे है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो करंट फॉर्म करने लगता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों शो करता है। आप जानते हैं एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। सो याद रखें, इफ द चार्ज इज इन मोशन इट वुड रिजल्ट इन बोथ काइंड ऑफ इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। लेकिन डियर, अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या करने लगता है, रेडिएशंस रिलीज करने लगता है, इट स्टार्ट्स रेडिएटिंग, मतलब वो एनर्जी थ्रो आउट करने लगता है। जैसे आपने लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फंड सीरीज के बारे में हाइड्रोजन एटम में पढ़ा, बोहर्स थ्योरी में। when electron de-excites from higher energy state to lower, it is basically accelerating. That acceleration results in emission of the radiations. ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है हमारे पास, सर ये अच्छे से याद रखना। का यस मतलब क्या नमन, अच्छे से? नमन बोलो। सर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड चेंज कर रही है। नहीं वो तो है, अभी इसमें जैसे आपने रेडिएटिंग कहा तो वो कैसे एक्सेलरेट करता है चार्ज? सिंपल इतना ही समझ लो कि जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, किसी भी तरीके से करता है, तो उससे रेडिएशंस निकलने लगती हैं। ये सब हम 5th यूनिट में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि चार्ज जब रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, चार्ज जब नॉर्मल मोशन के अंदर आ गया तो वो मैग्नेटिक भी दिखाने लगता है, लेकिन मोशन में अगर वो डेफिनेटली एक्सेलरेटेड है तो वहां से रेडिएशंस निकलने लगती हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है हमारे पास, रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसे कंसिडर करूं कि एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो भाई अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो श्योरली वो एक्सेलरेटेड है। बट आपने देखा बोहर ने अपनी थ्योरी में ये बात क्लियरली बोली कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, है कि नहीं? जबकि हमें पता है कि जो चीज रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर पाथ में है, वो डेफिनेटली एक्सेलरेटेड है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो इट इज डेफिनेटली एक्सेलरेटेड, बट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। कारण आपने बहुत थ्योरी में पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़ेंगे आगे जाके। सिंपल सी कहानी ये है कि यहाँ पे ये ना स्टेशनरी वेव पैटर्न बनाता है। मतलब अभी मैं बताऊंगा भी तो आपको याद नहीं रहेगा। +1 में आपने पढ़ा था स्टेशनरी वेव पैटर्न। स्टेशनरी वेव जब बनती है तो उससे एनर्जी बाहर नहीं निकल सकती, तो इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेव होती है, वो डी ब्रॉगली वेव यहाँ पे स्टेशनरी वेव पैटर्न्स बनाती है, जिससे कि एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती। सो देयर आर नंबर ऑफ फंडास, राइट, दैट वी कैन टॉक, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग कि अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो रेडिएट करेगा। हाँ, अगर कोई मुझे कहे कि इलेक्ट्रॉन की बजाय क्यू चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं श्योरली बोलूंगा अगर क्यू चार्ज ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो वो रेडिएट करेगा। रेडिएशन का मतलब क्या है, आप जानते हैं रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होता है, विजिबल होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, समझते हैं, एक्स रे, गामा रे, वो रेडिएशन होती है। तो दीज रेडिएशंस कैन कम आउट ऑफ इट। फाइन, इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कूलम्स लॉ। देखें ध्यान से, कूलम्स लॉ। Coulomb's law is defined, ध्यान देना, Coulomb's law is defined for stationary point charges. Pay proper attention. Stationary point charges मतलब चार्जेस का जो साइज है, that size should be much smaller
as compared to the separation between them. Secondly, the charges must be at rest, because if the charges come in motion, they start showing magnetic effects as well, right? So electrostatic force तभी लगेगी जब point charges rest पर होंगे. अब Then it is important for them to be point sized. what is the Importance of charges being point sized. right? चार्जेस के पॉइंट साइज होने की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मैं ऐसे करके दो बॉडीज क्लोज कंसिडर करूं तो वो एक दूसरे के ऊपर इंडक्शन इफेक्ट शो करेंगे. उस इंडक्शन इफेक्ट की वजह से हमें जो चार्जेस के बीच की सेपरेशन समझ में आती है उसकी बजाय वो चेंज हो जाएगी. समझते हो? अगर इसने इसके ऊपर इंडक्शन किया तो चार्जेस इधर उधर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सेपरेशन सेंटर टू सेंटर काउंट हो ही नहीं सकती. बट सोचो, अगर ये वाला स्फीयर आपके घर रखा हो और ये रॉड मेरे घर रखी हो, तो इन दैट केस हम मान सकते हैं कि इंडक्शन ना के बराबर हो रही है. और जब इंडक्शन ना के बराबर है तो हम चार्जेस को एग्जैक्टली सेंटर पे कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. होप इट इज क्लियर. Okay, sir. या सो आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि पॉइंट चार्जेस क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ताकि इंडक्शन इफेक्ट्स ना लेने पड़े. पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच की सेपरेशन r है. दो चार्जेस अब कंसीडर करते हैं Q1 एंड Q2. दिस इज Q1, दिस इज Q2. आप ये देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज के लिए उसको डिराइव करेंगे, नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. और आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो इनिशियल कूलम्स लॉ बताया गया, उस कूलम्स लॉ में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया, डायरेक्शन का कोई डिस्कशन नहीं था. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. अच्छा, लाइक चार्जेस तो रिपेल कर रहे हैं, पक्का रिपेल कर रहे हैं तो इसकी फोर्स इधर हो गई. लेट दैट फोर्स बी F12 और इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी, दैट इज F21. बट अभी के लिए मतलब चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कूलम्स लॉ में हम क्या करते हैं, इसे वेक्टर फॉर्म में शो नहीं करते. व्हाट वी से इज दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बेसिकली मैग्नीट्यूड का डिस्कशन चल रहा है. फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस. सी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मतलब चार्जेस का साइन कंसिडर नहीं करना. एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली F becomes equal to certain constant into Q1 Q2 by r². जब आप एक बार ये चीज शो कर चुके हैं तो बार बार मॉडुलस नहीं लगाएंगे. दैट वाज जस्ट टू गिव अ कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे चार्जेस के साइन को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया. वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. अब देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी यहाँ से. ये जो K है, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. नंबर वन, मीडियम. मीडियम बिटवीन द चार्जेस. चार्जेस को आपने वैक्यूम में कंसिडर किया है, एयर में कंसिडर किया है, वाटर में कंसिडर किया है, या कहाँ कंसिडर किया है? एंड सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट. आप सीजी सिस्टम एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं या एसआई में लिखना चाहते हैं? तो अब यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट नई टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस होने वाली है. K को लिखा जाता है 1/4 pi epsilon naught. Keep patience, I'll explain this term completely. 1/4 pi epsilon naught, इसे बोलते हैं epsilon naught, right? इसका नाम एक्चुअली परमिटिविटी है. परमिटिविटी मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट करता है. एक मीडियम में, मतलब देखो, ये एक नया नाम है जिसमें मैं नाम में तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आपका नाम मतलब हरगुन है, आपका नाम सान्या है, वृंदा है, वसुधा है, तो है, मतलब मैं ये क्यों कैसे बताऊं कि आपका नाम ये क्यों है? इसी तरह से ये जो चीज है इसका नाम परमिटिविटी है, रखा गया है. परमिटिविटी बताती क्या है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. परमिटिविटी एक मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है. कैसी प्रॉपर्टीज? अगर चार्जेस को एक मीडियम में रखा जाए और उस मीडियम की परमिटिविटी हाई हो तो फोर्स कम हो जाती है, जो आप यहां से समझ पाएंगे जब मैं एक्सप्रेशन पूरा लिखूंगा. एक बार देखते जाएं. सो इट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आता है एप्सिलॉन आर. दिस इज इन एसआई सिस्टम. और अगर सीजीएस लिखना है तो सिर्फ 1/एप्सिलॉन आर आता है.
दिस इज इन CGS. नाउ पे अटेंशन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये क्या क्या है. देखें डियर, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम. और जब एप्सिलॉन आर लिख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, धीरे धीरे करके समझेंगे सब चीजें. जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट्स है. यूनिट्स में अभी बाद में डिराइव करूंगा प्रॉपर्ली आपको. और जो एप्सिलॉन आर है इसकी मिनिमम वैल्यू इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूँ इसे दोनों वैल्यूज के साथ लिख देता हूँ. एप्सिलॉन आर जो है इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी. रिलेटिव परमिटिविटी एक मीडियम की 1 से कम नहीं हो सकती. कारण क्या है, आप देखिए, आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डिफाइन करी है किसके लिए, वैक्यूम के लिए. जैसे आपको याद है 10th में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते थे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये क्या बताता था, ये बताता था कि एक मीडियम के अंदर वैक्यूम के कंपैरिजन में स्पीड कितनी होगी. समझते हैं, यही होता था ना. देखना जरा ध्यान से, क्या म्यू की वैल्यू 1 से कम होती थी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है. तो ध्यान दें फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता था कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी मीडियम में कितनी हो गई है. वैसे ही डियर यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या बताता है, एप्सिलॉन आर बताता है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा हो गई है. किसी भी मीडियम की परमिटिविटी यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट से कितने गुना ज्यादा है ये बताता है. अब मैं एक एग्जांपल की हेल्प से ये चीजें और अच्छे से स्ट्रेंथन करता हूँ. आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को एटलीस्ट नाम याद हो गया है कि इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर. और ये परमिटिविटी है, एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, जो मीडियम्स के कंपैरिजन को शो करता है. जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उस मीडियम में चार्जेस के बीच की फोर्स उतनी ही कम हो जाएगी. ठीक है, अब इसे मैं दो एग्जांपल्स लूंगा. एक तो ग्रेविटेशन से कंपेयर करूंगा. आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. ध्यान दें, बताएं क्या G इस बात पे डिपेंड करता है कि मासेस को किस मीडियम में रखा गया है, वैक्यूम में या वाटर में? नो सर. नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट. तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था G, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता था. इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, राइट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो इसीलिए कहते हैं कि मीडियम चेंज होने पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती, ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम रहता है. लेकिन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. उसका मेजर रीजन है इंडक्शन का हो जाना. जैसे इंडक्शन होती है तो चार्जेस इधर उधर हो जाते हैं, उनकी वजह से इफेक्ट आता है, जो कि हम एप्सिलॉन की फॉर्म में देख पाते हैं. अब दूसरा एग्जांपल, अगर हम NaCl देखें, NaCl, क्या NaCl आयनिक है या कोवेलेंट है, बताएंगे जरा. आयनिक. आयनिक. Na+Cl माइनस, राइट. तो भाई ये जो क्रिस्टल की फॉर्म में टिका हुआ है वो Na+ और Cl माइनस के बीच की फोर्स की वजह से टिका हुआ है. आप जानते हैं जैसे ही NaCl को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ब्रेक हो जाते हैं. क्या कारण है उसका, कारण ये है उनकी फोर्स वीक है. वीक हो गई. वो क्यों हो गई, क्योंकि वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो अप्रोक्सीमेटली 81 है. ध्यान दें, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी अप्रोक्सीमेटली 81 है, यानी कि वैक्यूम में जो चीज क्रिस्टल फॉर्म में थी, बिकॉज Na+Cl माइनस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, जैसे उसको अपने पानी के अंदर डाला वहां जाके वो बॉन्ड 81 टाइम्स वीक हो गया.
81 टाइम्स वीक होने से ये अलग अलग हो गए और डिसॉल्व हो गए। दिस इज व्हाट हैपेंस। इसी तरह से वाटर का ही एक एग्जांपल और देता हूँ। आप सब ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ा होगा कि जब किसी सेल के अंदर या इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग आपको करंट फ्लो करवाना होता है तो आप डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। उसको डाइल्यूट करने का क्या पर्पस है? डाइल्यूट करने का मतलब आपने पानी मिला दिया, पानी मिलाने से HCl का H+ और Cl- अलग अलग हो जाता है, फ्री हो जाता है घूमने के लिए। जब वो फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे तभी तो वहां पे करंट बन पाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर। ठीक है, मैं एक बार फिर से फाइनली इसको सम अप करता हूँ। नॉर्मली एक पूरी क्लास लग जाती है बच्चों को समझाने में कि ये क्या आ गया नया, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नया है, नाम जैसा है कि जैसे मेरा नाम रविकांत है तो क्यों है भाई, ऐसे ही जो ये टर्म बनी इसके अंदर ये और ये मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। जितनी इनकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना के कम हो जाएगा, के जितना कम होगा फोर्स उतनी ही कम हो जाएगी। तो सीधा ऐसे समझो, परमिटिविटी यार कोई ऐसी चीज है मीडियम की कि जितनी ज्यादा होती है उतना ही फोर्स बिटवीन चार्जेस कम हो जाती है। बस यही तरीका है इसको अच्छे से समझने का। अब वो तीन तरह से समझनी है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट है वैक्यूम के लिए जो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। एप्सिलॉन किसी भी मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन नॉट से हमेशा ज्यादा होती है। एप्सिलॉन आर ये बताता है कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट से कितने गुना ज्यादा है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहता है। इसकी वैल्यू कभी 1 से छोटी नहीं हो सकती और इन्फिनिटी तक जा सकती है। 1 किसके लिए? वैक्यूम के लिए। 81 किसके लिए? वाटर के लिए। और इन्फिनिटी किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो, हर तरह के कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को ये। बाकी नोट्स मिल जाएंगे तो शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो फोर्स का एक्सप्रेशन बना वो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मोस्टली आप देखेंगे आप इन क्वेश्चंस के अंदर एप्सिलॉन आर यूज नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मीडियम मेंशन नहीं होगा। जब मीडियम मेंशन नहीं होगा तो आप वैक्यूम सोच के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीधा आप यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ यूनिट्स। यूनिट्स वाला फंडा भी सारा क्लियर करूंगा। तो इसीलिए वैक्यूम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर उठा के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां से मुझे क्या क्या चीजें सॉल्व करनी है। सबसे पहले तो के की यूनिट निकालते हैं। के की यूनिट कैसे निकलेगी? मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे साथ ओरली कर लें। यहां से एफ किसके इक्वल है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको के की यूनिट निकालनी है तो इसे एक तरफ रखा जाए, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ लेके जाया जाए। फोर्स से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया और Q1 Q2 ने डिवाइड किया, तो सोचें क्या होना चाहिए? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है सोच पाना। मैं फिर कहूंगा क्रैम करने की बजाय हमेशा ऐसे करने की कोशिश करें कि के के सामने एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 आ रहा है, तो जो के की यूनिट बनी ये के ही है ना, देखो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो यूनिट कितनी हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दैट्स इट। यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो के इनवर्स में जा रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी लिखी थी मैंने, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होनी चाहिए, इसका एकदम उल्टा, दैट इज न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। आई होप आया आपको समझ में। तो मैंने दो चीजों की यूनिट यहाँ से निकाल दी, एक तो के और दूसरा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर तो रेशो है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का, तो ऑब्वियसली ये डायमेंशनलेस होता है। सो व्हाट इज एप्सिलॉन आर? इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या एक नाम और यूज होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। मैं लिख देता हूं इसके लिए, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी यूज करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ये जितनी ज्यादा होती है फोर्स बिटवीन चार्जेस उतनी ही कम होती है।
और ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर है। फाइन। तो अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तो एसआई में मोस्टली हम फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे F is equal to 1/4 pi epsilon naught यानी 9 into 10⁻9 Q1 Q2 by R square. This is what we are gonna do. ठीक है। हाँ, अब एक काम करते हैं, यूनिट्स के साथ साथ डायमेंशनल फॉर्मूला और कर लेते हैं। कोई मुझे बताएगा कि क्या चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? इज चार्ज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? No, sir. नो, इट इज नॉट। बट इलेक्ट्रिक करंट इज। हम जानते हैं करंट जो होता है वो dq/dt से लिखा जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डियर जब q निकालने जाओगे तो उसमें i और t मल्टीप्लाई होगा बेसिकली। दैट्स वाई चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो a इंटू टी। सभी आराम से समझ सकते हैं कि करंट जो होगा वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज बनता है करंट इंटू टाइम। तो करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए टी, सो चार्ज इज a इंटू टी। होप इट्स क्लियर। अब इधर आ जाते हैं, k का डायमेंशनल फॉर्मूला या एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो मैं एक बार लिख के कर देता हूँ। देखिए जो k होगा उसमें आप लिख रहे होंगे f इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। सो इट्स सिंपल। आप जानते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml ml t माइनस 2, ml t माइनस 2 और आर स्क्वायर एल स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय चार्ज इज at, तो ये बन गया a स्क्वायर t स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब देखें जरा, यहां से m आ गया, और देखिए l क्यूब आ गया, a माइनस 2 और t माइनस 4। सो दैट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। सी केयरफुली, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप इसे क्रैम करेंगे, बट आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि k बना f इंटू आर स्क्वायर, फॉर्मूला दिखना चाहिए, f was equal to k q1 q2 upon r square, so k is equal to f into r square upon q1 q2, mlt minus 2 l2 a square t square, so m as it is l cube a minus 2 and t minus 4। फाइन। अब आप समझ सकते हैं एप्सिलॉन नॉट तो k का इनवर्स जा रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी m-1 l-3 a2 t4। तो आई होप उसको मुझे डिराइव करके दिखाने की दोबारा से जरूरत नहीं है। तो ये हो गए डियर डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स। अब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग की बात कर रहा था कि आप जब लिखेंगे f इज इक्वल टू एसआई सिस्टम के अंदर तो 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे ऐसे करके। हाँ, यहाँ से काम और भी कर सकते हैं, पहले चार्ज को भी डिफाइन कर लेते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। लेट अस ट्राई एंड डिफाइन 1 कूलम। चार्ज को 1 कूलम कब बोलेंगे? अगर आप इस फॉर्मूले में Q1 Q2 को 1 पुट कर दें और R को 1 मीटर पुट कर दें तो फोर्स कितनी आ जाएगी? देखना जरा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो फोर्स कितनी बची? 9 इंटू 10⁻9। सो फोर्स हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो बस 1 कूलम डिफाइन करना आसान हो गया। वैक्यूम के अंदर, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे एप्सिलॉन आर यूज नहीं किया, वैक्यूम के अंदर अगर दो चार्जेस 1 मीटर की सेपरेशन पे पड़े हैं और उनके बीच की फोर्स 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन है, तो वो चार्जेस कितने हैं? 1 कूलम। तो बस चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम if it exerts a force of 9 into 10⁻9 Newton on another charge या same charge बोल दीजिए, same charge separated by a distance of 1 meter. So charge is said to be 1 coulomb if it exerts a force of 9 into 10⁻9 Newton on a same charge separated by 1 meter in vacuum. ठीक है, ये हो गया SI यूनिट। CGS यूनिट बताएगा कोई क्या होती है चार्ज की? CGS यूनिट या तो हम बोलते हैं ESU, ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर हम बोलते हैं स्टैटिक कूलम, तो उसे नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं स्टैट कूलम। तो या तो स्टैट कूलम या फिर ESU। तो अगर CGS में जाना है तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखें, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि SI के अंदर तो नीचे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर दोनों आते हैं और CGS में सिर्फ एप्सिलॉन आर आता है। तो बच्चों अब अगर हम चार्जेस को Q1
Q2 को 1 ESU लिख दें, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। Sir, it means in this we cannot take charges in vacuum. नहीं, वैक्यूम एप्सिलॉन R 1 हो जाएगा ना डियर, वही बताऊंगा अभी, देखना। R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? देखो Q1 Q2 को हमने 1 कर दिया, ये 1 हो गया, R भी 1 हो गया, और अगर वैक्यूम कंसिडर करो तो एप्सिलॉन R भी 1 हो गया। अगर एप्सिलॉन R 1 है तो फोर्स कितनी रह गई? फोर्स रह गई 1। इट बिकम्स 1 डाइन। जानते हैं सीरीज यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो डाइन होती है? तो देखें अब, Yes, sir. सुने और समझें। चार्ज इज सेड टू बी 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट if it exerts a force of 1 dyne on same charge separated through 1 centimeter in vacuum. That's it. ये इसकी ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट CGS यूनिट हो गई। अब आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 कूलम कितने ESU के बराबर होता है। किसी को याद है तो बता सकता है? 1 कूलम 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर। ठीक है, चलिए। और ESU ही इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसे फ्रैंकलिन भी कह देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैंकलिन, राइट? ठीक है, अब देखें प्लीज, ध्यान से समझें। अगर हम मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन चार्जेस निकालना चाहें, मिनिमम पॉसिबल फोर्स फॉर ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर रखे हुए चार्जेस आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी कंसिडर करो, बट मैं फोर्स को मिनिमम चाहता हूँ, तो कितनी फोर्स आएगी? क्या फॉर्मूला यूज होगा? अगेन फोर्स का फॉर्मूला तो सेम होगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। सो K होता है 9 × 10⁹। सोचो जरा, मिनिमम फोर्स निकालनी है तो क्या करें? चार्ज फंडामेंटल चार्ज ले लें। चार्जेस को मिनिमम कंसिडर कर लें। मिनिमम चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁹ ठीक है ना? तो Q1 Q2 दोनों ये डाल देते हैं, दिस अपॉन R²। 1 सेंटीमीटर बन गया 10⁻⁻2 मीटर, उसका भी स्क्वायर करना है तो 10⁻⁴। तो काइंडली पे अटेंशन, फोर्स का फॉर्मूला 9 × 10⁹ के Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट शैल गिव यू द आंसर। 9 × 10⁹ तो CGS में था, हाँ डियर, सॉरी SI में था। ऐसा नहीं रहेगा एग्जैक्टली। जब तक कुछ मेंशन नहीं किया जाता आप ऐसा ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एक बार जैसे जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पहले ये नहीं पढ़ा था, सान्या, स्वास्तिक, वसुधा एंड वृंदा, क्या आप लोगों को परमिटिविटी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आई? Yes, Yes, sir. yes, ठीक है, sir. जब तक आप खुद से लिख के नहीं करेंगे तब तक ये पूरी तरह क्लियर नहीं होगी, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट दिस इज अ पैरामीटर व्हिच टेल्स कि भाई जितना ये ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी। तो हम एक चीज़ अगर लिख लें तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि एप्सिलॉन R, इसका सिंबल ना कैपिटल K भी होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता है फोर्स इन मीडियम अपॉन, नहीं, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, क्योंकि वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम होगी, मीडियम में जाते ही कम हो जाएगी ना। सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, अब आप फोर्स के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो नोट्स थे बच्चों के वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, आप उसके थ्रू करते रहना, और यहाँ पे जितना हो सकेगा उतने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ना कैपिटल Q चार्ज गिवन है, ये चार्ज आपके पास है, इसको ना स्प्लिट करना है दो चार्जेस में। मान लेते हैं एक चार्ज Q होगा और दूसरा चार्ज Q - Q होगा, सच दैट कि इनके बीच की एक पर्टिकुलर सेपरेशन R फिक्स है, एक पर्टिकुलर सेपरेशन R के लिए फोर्स मैक्सिमाइज हो जाए। फोर्स क्या करनी है? मैक्सिमाइज। देखिए फिर ध्यान से, Q चार्ज को दो चार्जेस में स्प्लिट करना है, Q और Q - Q में, सच दैट फॉर ए गिवन सेपरेशन R इनके बीच की फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो ये ना कॉन्सेप्ट हम 11th में सीखते हैं, पता नहीं इस बार हम सीख पाए कि नहीं सीख पाए।
बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, मान लो ये फोर्स है और ये क्यू है। चार्ज के चेंज होने के साथ मान लीजिए फोर्स बढ़ती है और फिर डिक्रीज हो जाती है। तो जहां पे फोर्स मैक्सिमाइज हुई वहां पर स्लोप कितना हो गया? 0। स्लोप 0। स्लोप कैसे निकलता है? चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप कैसे निकलता है? df बाई dq। दैट मीन्स इसे 0 करना पड़ेगा जहां पे आप फोर्स को मैक्सिमम देखना चाहते हैं। एक बार फिर से देखें, अगर Q की वैल्यू चेंज करने से फोर्स बढ़ती है और फिर कम हो जाती है, तो जहां पर ये मैक्सिमम हुई वहां पर इस ग्राफ का स्लोप हो गया 0। और स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप कैसे निकलता है? d ऑफ दिस अपॉन d ऑफ दिस, df बाय dq। जैसे xt ग्राफ होता है उसका स्लोप dx बाय dt होता है, यानी वेलोसिटी होता है, वैसे ही करो। तो ये फंडामेंटल है जो हमें यहाँ पे यूज करना होगा। अब देखते जाइए, इसमें कुछ और बताना चाह रहे थे, कर लोगे आप। अब देखिए जरा, अगर आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो बन जाता है k q इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझते हैं? फोर्स होती है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो k स्मॉल q q माइनस q अपॉन आर स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस स्मॉल q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखें फिर से, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेपरेशन r हमने फिक्स कर रखी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो q q माइनस q स्क्वायर हो गया। अब चैलेंजिंग रहता है कि df बाई dq सॉल्व करना है। तो इधर ध्यान दो, अगर मैं आपको d बाई dt ऑफ 5t माइनस टी स्क्वायर सॉल्व करने को बोलूं तो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। 5t माइनस टी स्क्वायर, तो यहां से आपको 5 मिलेगा और t स्क्वायर से आपको 2t मिलेगा। एग्री? आता है इतना डिफरेंशिएशन सबको? Yes, sir. तो अब देखिए, इसी चीज को यहाँ पे कंपेयर करना है आपने। क्या कंपैरिजन? कि Q एक कांस्टेंट है। देखो, टोटल चार्ज एक कांस्टेंट था, 10 कूलम भी हो सकता है, 20 कूलम भी हो सकता है, और स्मॉल q वेरिएबल है। तो स्मॉल q t वाला रोल प्ले कर रहा है और कैपिटल Q 5 वाला रोल प्ले कर रहा है। तो इसीलिए जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? k बाय आर स्क्वायर कैपिटल Q माइनस 2q। देख लें, क्लियर होना चाहिए आपको। यहां से q बचा कैपिटल Q और यहां से 2q। अब अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इसे 0 पुट करना है, यानी q बिकम्स इक्वल टू 2q, यानी स्मॉल q बिकम्स इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2। यानी कि हम मैथमेटिकली सॉल्व कर पाए कि अगर आपको कैपिटल Q को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है टू मैक्सिमाइज द फोर्स, तो वो पार्ट्स एग्जैक्टली हाफ हाफ होने चाहिए। सीधा वैसे ही याद करके रख लो कि चार्ज आधा हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को मैं एक और फंडा से आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए टोटल चार्ज ना 20 कूलम था, तो मैं कुछ पार्ट्स में इसको स्प्लिट करने की कोशिश करता हूँ। एक ऑप्शन बनी कि आप इसे 1 कूलम और 19 कूलम कर दें, क्योंकि देखो फोर्स जो है, फोर्स इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो 1 और 19 का प्रोडक्ट कंसिडर करूंगा। ठीक है, ये कितना आ गया? 19। दूसरा कि 2 और 18 कंसिडर कर ले, क्योंकि सम तो 20 बने रहना चाहिए ना। देखो, तो 18 टू जा 36, फिर 3 इंटू 17 51, ऐसे करके बढ़ता जाएगा और जहां पे 10 इंटू 10 आएगा वहां जाके मैक्सिमाइज हो जाएगा 100। आप चेक कर सकते हैं, 10 इंटू 10 से पहले क्या रहा होगा? 9 इंटू 11, दैट इज 99। तो इट बिकम्स वेरी क्लियर फ्रॉम हियर कि अगर आप प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते थे तो आपको दोनों इक्वल कंसिडर करने पड़ेंगे। तो ये एक सिंपल तरीका था, ये प्रॉपर टेक्निकल तरीका था जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन की हेल्प से आपको समझाया। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया, चीजें क्लियर हुई। यस सर। तो देखें, पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ क्या अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है चार्जेस को लेकर। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, Q1 Q2 लेस देन 0 अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। नाउ कैन चार्जेस एग्जिस्ट विदाउट मास? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा। इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व्ड? नहीं भाई, ये भी कंजर्व नहीं है। तो कल आपने एनिहिलेशन पेयर प्रोडक्शन पढ़ा था, आज मैंने साथ साथ एक एग्जांपल और बता दिया कि न्यूट्रॉन भी कई बार न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स बन गए। इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर होल चार्ज? भाई बाहर से टच करोगे तो सारा चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर एक चार्ज बॉडी को कंडक्टर के अंदर रख दिया और टच करवा दिया तो सारा चार्ज चला जाएगा। फिर आपने अंडरस्टैंड किया? देखिए, इज इट पॉसिबल दैट टू लाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बॉडी के ऊपर चार्ज दूसरी बॉडी से काफी ज्यादा होना चाहिए, इससे इंडक्शन हो जाएगी और नियर जो एंड है वो ऑपोजिटली चार्ज हो जाएगा और फार्दर एंड सिमिलरली चार्ज हो जाएगा, जिससे कि इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। टायर्स ऑफ एरोप्लेन को कंडक्टिंग क्यों बनाते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग लैंडिंग काफी सारे फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ जाता है, वो चार्ज अगर ये कंडक्टिंग होगे तो अर्थिंग के थ्रू अर्थ को चला जाएगा, नहीं तो वहां पे स्टोर हो जाएगा, विच में बिकम हैजार्डस। फिर आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग को अंडरस्टैंड किया। इसमें ये नॉब जो है ये कंडक्टिंग रहती है और ये रॉड, और इसके साथ यहाँ पे लीव्स लगे होते हैं। अगर एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाते हैं तो आपको लीव्स के ऊपर रिपल्शन देखने को मिलती है, बिकॉज दे गेन सिमिलर चार्ज। अगर आप इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लेते हैं और फिर इस बॉडी को पास लेके आते हैं, तो अगर ये सिमिलरली चार्ज होगी तो रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगी, अगर ये ऑपोजिटली चार्ज होगी तो रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगी। यहां से समझाया था कि मास स्पीड के साथ चेंज कर सकता है, अगर स्पीड कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, राइट, बट चार्ज कभी भी मोशन के साथ चेंज नहीं होता। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स। मोशन में होगा तो मैग्नेटिक भी आ जाएंगे, और अगर प्रॉपरली एक्सेलरेटेड होगा तो वो रेडिएट ही करने लगता है एनर्जी को, जिसमें एक एक्सेप्शन समझाई आपको कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस टाइम पे ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता। वहां पे बेसिक फंडा जो डिफाइन किया गया है वो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन का है, जो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिर आपने शुरू किया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में बहुत इंपॉर्टेंटली आपने समझा इट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। तो जैसा वृंदा ने पूछा, पॉइंट चार्ज का मतलब क्लियर किया आपको कि चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो इतनी होनी चाहिए कि इंडक्शन इफेक्ट्स को कंसिडर ना करना पड़े। फिर जो फोर्स है कूलम्स लॉ के थ्रू सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही डिफाइन की गई थी। इट्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसीलिए जब आप स्केलर फॉर्म में कूलम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप चार्जेस के साइन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इतना देख लेंगे लाइक चार्जेस तो रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के अंदर जो कांस्टेंट आया वो कांस्टेंट मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट दोनों पे डिपेंड करता है, राइट। जबकि कर लिया होगा आपने, जबकि जो ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशन के अंदर जो कांस्टेंट था ये कांस्टेंट मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, दिस वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसीलिए मासेस को किसी मर्जी मीडियम में रखो, अगर सेपरेशन सेम है तो फोर्स सेम बनी रहेगी, जबकि चार्जेस के केस में ऐसा नहीं होता। के की वैल्यू बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इन एसआई, 1/epsilon r इन CGS। आई होप आप जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो साथ साथ ले रहे हैं अभी। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर है इन्हें बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे एप्सिलॉन बोल देते हैं, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब जो एप्सिलॉन आर है, क्योंकि ये दोनों परमिटिविटीज का रेशो है तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है। जितनी ये ज्यादा होगी उस मीडियम के अंदर फोर्स बिटवीन चार्जेस उतनी ही कम होगी। इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। ये फोर्सेस का रेशो बन जाती है, वो आगे आएगा तब डिफाइन कर दूंगा। एप्सिलॉन आर की मिनिमम वैल्यू 1 है वैक्यूम के लिए और मैक्सिमम इनफाइनाइट है फॉर कंडक्टर्स, एनी कंडक्टर। एग्जांपल दिया फोर्स के रिड्यूस होने का, NaCl वैक्यूम के अंदर क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई देता है, आयनिक बॉन्ड है Na+Cl- के बीच में। जैसे पानी के अंदर डालते हैं, क्योंकि पानी की रिलेटिव परमिटिविटी बहुत हाई है 81, वो इस फोर्स को काफी रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है। के की वैल्यू जब आप वैक्यूम में देखेंगे तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी, जिसे 9 × 10⁹ लिख के यूज किया जा सकता है। के की यूनिट देखने के लिए क्या बताया आपको कि फोर्स के फॉर्मूले में आता है के Q1 Q2/r², तो के क्या बन जाएगा F × r²/Q1 Q2। देखिए यहाँ पे, इसीलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये यूनिट बन गई। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट इसकी इनवर्स बन जाएगी, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
साथ साथ फिर आपको यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला बताया गया। डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए फोर्स mlt-2, लेंथ l², चार्ज को बताना जरूरी था कि चार्ज फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, I × T होता है तो AT बन जाता है, उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने साथ साथ प्रोसेस शुरू करी चार्ज को डिफाइन करने की। Q1 Q2 को अगर 1 कूलम कंसिडर कर लिया जाए और उनके बीच की सेपरेशन को 1 मीटर लिख दिया जाए तो वैक्यूम में फोर्स 9 × 10⁹ हो जाएगी। आगे देखें आप यहाँ से, तो फोर्स अगर 9 × 10⁹ हो गई तो वो क्या बन गया, 1 कूलम चार्ज है। ये के का डायमेंशनल फॉर्मूला देखा आपने। सीजीएस यूनिट ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम होती है। यहाँ पे 1/4πε नहीं आता, तो वैक्यूम है तो εr 1 हो जाएगा। चार्ज 1 ESU, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, फोर्स 1 डाइन, उससे डिफाइन कर दिया हमने। 1 कूलम 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। अब देखें मिनिमम पॉसिबल फोर्स फॉर अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी। उसके लिए हमने चार्जेस को मिनिमम कंसिडर कर लिया, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट्स ओके फॉर अस। यहाँ आपको दिखाया कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। हमेशा ध्यान रखें ये ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 होता है तो ऊपर हायर फोर्स आएगी, नीचे स्मॉलर फोर्स आएगी। फिर एक क्वेश्चन करवाया कि क्यू चार्ज को स्प्लिट करना है 2 चार्जेस में सच दैट द फोर्स बिकम्स मैक्सिमम। तो आपको फंडामेंटल समझाया कि अगर एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ प्लॉट किया जाए तो जहाँ पे मैक्सिमम होती है वहाँ पे स्लोप 0 हो जाता है, इसीलिए जब मैक्सिमाइज करना चाहोगे तो df/dq 0 हो जाना चाहिए। फिर ये लास्ट में आपने q और q - q कंसिडर किया, प्रोडक्ट कंसिडर किया, राइट। इसको जब डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिला, मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली ये चीज लिख देता हूँ फिर से कि ये जो आया ये क्या आया, दिस इज df/dq, और फिर हमने इसे 0 पुट कर दिया, दैट गिव्स अस अ रिजल्ट q = q/2। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब आप चाहें तो इसके क्वेश्चंस शुरू कर सकते हैं खुद से।